दोस्तों नमस्कार। आपका भीम एडुकेयर चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का पहला क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है जिसमें बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एसआई मेंस और यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अप्रैल मई महीने में संभावित है। उस सभी एग्ज़ामों के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इन सब एग्ज़ाम से पहले मैंने सोचा है कि पॉलिटी, जियोग्राफी जिसमें इंडियन जियोग्राफी जिसका वेटेज हमारे एग्ज़ाम में बहुत रहता है, इसको और करेंट अफेयर को समाप्त करने की मैक्सिमम कोशिश किया जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला लेक्चर प्रस्तावना। संविधान का पहला लेक्चर है ये प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए ये मेरा प्रस्तावना। देखिए दोस्त, प्रस्तावना ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर मतलब आने। प्रस्तावना देखिए दोस्त, प्रस्तावना ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर से जरूर मतलब आने की संभावना बनी रहती है। ये मेरा नोट्स का साइड में चिपका दिया हूँ। प्रस्तावना पूरा लिखा हुआ है, उद्देशिका अर्थात प्रीएम्बल। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये याद भी कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि हमारा संविधान कैसा बनना चाहिए। एक संविधान का बोल सकते हैं कि मॉडल, अर्थात संविधान आने वाले समय में कैसा बनेगा, इसका मॉडल तैयार किया गया था प्रस्तावना द्वारा। तो ये डेट हमेशा याद रखिएगा, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव को हमारे संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से जाना गया। आइए देखते हैं प्रस्तावना आखिर है क्या। प्रस्तावना से क्या संविधान निर्माता क्या हासिल करना चाहते थे। तो प्रस्तावना उनके आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करती है। प्रस्तावना से हमारे संविधान निर्माताओं का जो आदर्श था, जो आकांक्षाएं थी, उन्हें प्रदर्शित किया गया है। अर्थात ये मान सकते हैं कि संविधान का जो भूमिका इंट्रोडक्शन है, ये प्रीफेस है। प्रस्तावना स्टार्ट होता है हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग, और समाप्त कहाँ पर होता है तो इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे प्रस्तावना की संकल्पना हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो इसे यूएसए से लिया गया है। संकल्पना और विचार का बात करेगा तो यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसे दोस्त दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे दोनों को याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कि प्रस्तावना, आखिर प्रस्तावना हमें बताना क्या चाहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो चार रूप से प्रस्तावना हमें बताती है कि हमारे देश में शक्ति का स्रोत, मूल शक्ति का स्रोत, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है हम भारत के लोग। अर्थात यहाँ जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, हम है, अर्थात जनता है। यहाँ के जनता जो है वही शक्ति का मूल स्रोत है। अब आइए दूसरा क्या जानकारी मिलता है तो शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप यानी जो हमारा संविधान बनने वाला है, यहाँ शासन का स्वरूप कैसा होगा, इसके बारे में प्रस्तावना में बताया गया है। शासन का स्वरूप कैसा होगा तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यहाँ से तो सभी का हम देखते हैं अर्थ। तो इसके लिए एक न्यू पेज ले लेते हैं। देखिए
तो यहाँ संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना जब पढ़िएगा तो स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। यही हमारे संविधान की स्वरूप को प्रदर्शित करता है। तो इसमें है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक आप लोग सुने होंगे संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र वही है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अर्थात हम अपने किसी भी निर्णय अर्थात हम किसी के दबाव में कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। जैसे अभी वर्तमान में ही लेकर चलिए, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है। इस युद्ध में पश्चिमी देश यूरोप और यूएसए द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप रूस को पूरी तरह से बाइकआउट कीजिए, लेकिन भारत ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है। अर्थात हम अपने कोई भी निर्णय लेना हो उसमें स्वतंत्र हैं। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दो प्रकार के होता है। इसमें आप दो प्रकार से इसे समझ सकते हैं, एक आंतरिक और बाह्य, दोनों ही मामलों में हम क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अर्थात आंतरिक और बाह्य, यानी कि आंतरिक निर्णय भी लेना होगा तो हम अपने मन से, और बाह्य निर्णय भी लेना होगा। अर्थात विदेश मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई किसी मुद्दे को पक्ष में बोलना है कि विपक्ष में, या किस राष्ट्र को सपोर्ट करना है, इसके बारे में कोई राष्ट्र हमें बताएगा नहीं। इसके मतलब हम खुद स्वतंत्र हैं, हम जैसा चाहें वैसा निर्णय ले सकते हैं। दूसरा आप लोग देखिएगा, तो दूसरा यहाँ से आता है समाजवादी, समाजवाद अर्थात सोशलिस्टिक, समाजवाद सोशलिस्टिक समाजवाद का देखिए, हमारे यहाँ समाजवाद का अर्थ दूसरा है। समाजवाद का मेन रूप से समाजवाद निकल के आया है पश्चिमी देशों से, जहाँ समाजवाद को पहले देखिए, समाजवाद का परिभाषा समझ लेते हैं कि संसाधनों का समाजीकरण, गरीब मजदूर वर्गों का शोषण न हो, इसके लिए संसाधनों का है जो समाजीकरण किया जाता है। ये जो समाजीकरण किया जाएगा उसमें वर्ग संघर्ष को भी शामिल कर लिया जाता है। ये पश्चिमी देशों की परिभाषा है, लेकिन भारत में समाजवाद की परिभाषा अलग है। जैसे भारत में समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसका स्वरूप विशिष्ट है। ये समाजवाद हमारे यहाँ गांधी जी और नेहरू जी के विचारों से प्रभावित है, जो सभी वर्गों को समान रूप से लेकर चलने के बारे में बातें करते थे। जहाँ समाजवाद गरीब मजदूरों का शोषण न हो, इसके लिए संसाधनों का समाजीकरण तो किया जाएगा, लेकिन वहाँ वर्ग संघर्ष शामिल नहीं होगा। यहाँ संसाधनों का समाजीकरण के साथ साथ निजीकरण को भी प्रभावी बनाया गया। हमारे यहाँ समाजवाद का मुख्य लक्ष्य असमानता को दूर करना है। असमानता को क्या करना है, असमानता को दूर करना है, ये आप लोग समझिएगा। अब आते हैं, देखिए अब इसके बाद क्या है, इसके बाद पंथ निरपेक्ष को और धर्मनिरपेक्ष दोनों को हमारे यहाँ, हालांकि ये अलग अलग है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही समझा जाता है, सेकुलरिज्म या सेकुलर इसे बोल सकते हैं। देखिए पंथ निरपेक्ष, ये भी अवधारणा जो है पश्चिमी देशों से निकलकर आया है। सेकुलरिज्म दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक होता है कि धर्म से अलगाव, एक होता है कि धर्म से तटस्थता। मूल रूप से पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राष्ट्र किसी भी धर्म को
विशेष महत्व नहीं देगा। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्र किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्र किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं देगा, अर्थात सभी भी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा। सभी धर्मों को लोगों को समान अधिकार मिलेंगे। राज्य सकारात्मक रूप से आवश्यक होने पर धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। ये हमारा भारतीय पंथ निरपेक्षता का विशिष्ट लक्षण है। देखिए, जैसे पश्चिमी देशों में क्या कि जो राज्य है वो धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अर्थात धर्म से बिल्कुल ही अलग रहेगा। अर्थात राज्य का अपना नियम कानून और धर्म का अपना नियम कानून। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राज्य सकारात्मक रूप से क्या आवश्यक होने पर मतलब धर्म में हस्तक्षेप भी कर सकता है। ये भारत का धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। हालांकि भारत में ये इसका है कि राज्य किसी धर्म में हस्तक्षेप तो करेगा, लेकिन किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भारत के लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के विचारों से समझें तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अर्थात जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन है वही लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अर्थात जो हमारे राष्ट्र के प्रमुख होंगे उन्हें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण अब विश्व में बहुत कम ही देखने को मिलता है, लेकिन एक स्विट्जरलैंड, अभी भी स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। इसमें एक होता है संसदीय लोकतंत्र, एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में हम आगे जब संसद पढ़ेंगे उसमें विशेष रूप से बताएंगे। ये समझ जाइए कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि अध्यक्षीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका में कोई संबंध नहीं होता है। अगला हमारा देखेंगे लोकतंत्र के बाद गणराज्य। गणराज्य है अर्थात गणतंत्रात्मक गणराज्य। इसका अर्थ है कि जो हमारे राज्य का प्रमुख होंगे उन्हें निर्वाचित तो किया जाएगा, लेकिन एक निश्चित समय के लिए। अर्थात जो राज्य प्रमुख होंगे, राष्ट्र प्रमुख होंगे, उन्हें निश्चित समय के लिए निर्वाचित किया जाएगा और वो पद वंशानुगत नहीं होना चाहिए। यही गणराज्य का अर्थ है। गणराज्य अर्थात रिपब्लिक भी बोल सकते हैं, गणतंत्र होता है ऐसे उसका। गणराज्य देखिए, अब हमारे यहाँ के गणराज्य और ब्रिटेन यहाँ के गणराज्य में क्या अंतर है। हमारे यहाँ तो गणराज्य है और लोकतंत्र भी है, लेकिन ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र है लेकिन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ जो राजा का पद होता है क्या होता है, वंशानुगत होता है। अब आइए देखते हैं, यहाँ से हम लोग हमारा शासन का स्वरूप तो हो गया। अब तीसरा है उद्देश्य। यहाँ गणराज्य तक हम लोग पढ़ लिए। अब तीसरा पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में जो प्रस्तावना शामिल किया गया है इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात प्रस्तावना किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो देखिए, न्याय,
स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व। उद्देश्य में इन 6 बातों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ जो था शासन का स्वरूप, यहाँ पर 5 बातें थी मूल रूप से, यहाँ पर 5 थी। और यहाँ पर उद्देश्य में 6 बातों को शामिल किया गया है। इसमें है न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुत्व। आइए बार बार से हम समझते हैं उसे क्या है। देखिए, शासन का स्वरूप, संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो पहला देखेंगे न्याय, अर्थात हमारे संविधान में प्रस्तावना न्याय के बारे में क्या कहती है कि ये मतलब संविधान में शामिल होना चाहिए। तो न्याय हमारे संविधान में कितने प्रकार के दिए गए हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें की गई है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये हमारे संविधान में इसका उल्लेख और कहाँ है? तो देखिए दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 के DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वहाँ पर उल्लेख किया गया है। यहाँ अनुच्छेद है, अनुच्छेद 38 जब देखिएगा वह पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बातें की गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है, यहाँ DPSP, इसका उल्लेख DPSP और प्रस्तावना दोनों में है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लिया गया है रूस की क्रांति से, रूस की क्रांति से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें किया गया है। तो देखिए, सामाजिक न्याय के बारे में बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात उस आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है तो उसके साथ न्याय किया जाएगा। आर्थिक, अर्थात किसी के आय, संपदा या कोई गरीब अमीर है, उस आधार पर अर्थात आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव न करना ही आर्थिक न्याय है। और राजनीतिक न्याय मतलब सभी लोगों को राजनीतिक पदों पर जाने के लिए समान अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब आते हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे संविधान में प्रस्तावना के अलावा और कहाँ पर है? तो देखिए, स्वतंत्रता का पढ़िएगा आप लोग, फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार, वहाँ भी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यही ट्रेंड ऑफ एग्जाम में चल रहा है कि एक दूसरे से जोड़कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारे इस प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है? तो यहाँ से देखिएगा, तो स्वतंत्रता के बारे में विचार, अभिव्यक्ति, वहाँ पर लिखा गया है, वहाँ भी देख सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति अर्थात इस एक्सप्रेशन, विचार, तो विचार यानी आपका विचार क्या है, जिससे आप चिंतन मनन क्या कर रहे हैं, वो आपका विचार है। वही विचार को जब आप प्रदर्शित करते हैं तो वो होता है अभिव्यक्ति, अर्थात आप बोलकर, लिखकर या सांकेतिक रूप से भी अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकते हैं। विश्वास क्या है? कि विश्वास किसी भी विचारधारा को मानना है, जैसे कोई विज्ञानवाद को मानता है, कोई धर्म को मानता है, कोई मार्क्सवाद को मानता है, कोई मानववाद को मानता है, तो वो इसका क्या है? विश्वास हुआ। उपासना अर्थात सैद्धांतिक रूप से आप किसी भी
धर्म को जब व्यवहार में लाते हैं तो उसे ही उपासना कहा जाता है। जैसे पूजा पाठ करना, नमाज पढ़ना, ये सब क्या है? उपासना है आपके धर्म के। अब अगला है दोस्त समता। समता तुम्हारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बातें की गई हैं? तो 2। समता। प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा यानी अर्थात स्टेटस और अवसर। स्टेटस और अवसर की समता अर्थात अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। धर्म, जाति, लिंग, रंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही क्या है? आपकी प्रतिष्ठा हुआ। अवसर। अवसर जैसे सरकारी नौकरी, ये सरकारी लाभ आपको समान रूप से पाने का अधिकार क्या हुआ? अवसर हुआ। तो ये समता याद आपकी कर लीजिएगा। समता, कितने प्रकार समता की बातें की गई हैं? कि 2। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता के बाद आते हैं बंधुत्व है। बंधुत्व। समता का एक परिभाषा भी दिया जाता है जो आप याद कर सकते हैं कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। समान परिस्थिति है उसमें समान व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ किया जाएगा। अर्थात एकता, अर्थात यूनिटी, एकता और अखंडता दोनों का साथ में बात किया गया है। देखिए यहाँ पर एकता जो है वो व्यक्ति विशेष के लिए है, जबकि अखंडता है जो ये भूभाग के लिए। जैसे आप एकता बना कर रखिए ताकि व्यक्ति साथ जुड़ सके, और अखंडता अर्थात आप भूभाग को एक साथ जोड़े रखना अखंडता है। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की बातें की गई है? बंधुत्व की बातें की गई है। इन दोनों को प्राप्त करने के लिए बंधुत्व शब्द जोड़ा गया है। बंधुत्व अर्थात फ्रेटर्निटी, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इन दोनों एकता और अखंडता को प्राप्त करने के लिए बंधुत्व अर्थात भाईचारा, इसका सामान्य अर्थ होता है भाईचारा। एकता और अखंडता को प्राप्त करने के लिए बंधुत्व की आवश्यकता है, अर्थात देश में भाईचारा बना कर रखना ताकि व्यक्ति में एकता हो और हमारा राष्ट्र एक रहने के लिए अखंडता अर्थात अखंडता को हम संजोए रखें, इसके लिए बंधुत्व की आवश्यकता है। एकता और अखंडता के लिए अंग्रेजी में एक शब्द यूज किया जाता है। जैसे एकता है उसके लिए बोलेंगे यूनाइटेड इंडिया, अखंडता के लिए बोलेंगे इंटीग्रेटेड इंडिया। तो यह हुआ अखंडता। इन सब शब्दों के इस प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, 1976 के तहत समाजवाद, देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इसके अलावा हमारे संविधान में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण केस हैं जिसे हम अब प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण केस हैं उसे आप याद कीजिएगा। इसमें 3 प्रकार के केस आते हैं। पहला है बेरुबारी केस। बेरुबारी ये कब आया था? 1960 में। दूसरा है केशवानंद भारती। दूसरा है केशवानंद भारती 1973। और तीसरा है बोमई
वाद सार्वभौमई बनाम भारत संघ, ये आया था 1994 में। देखिए बेरुबारी में क्या कहा गया था। बेरुबारी में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात जब अंग नहीं है अतः इसमें क्या है, संशोधन नहीं किया जा सकता। जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती वाद में बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है, संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त। इसमें आपको एक अवधारणा निकल कर आया था, मूल ढांचे का सिद्धांत, इसे आप याद कीजिएगा। तो इसमें कहा गया कि संविधान का अंग तो है प्रस्तावना, इसलिए इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत जो दिया गया उसमें कहा गया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सार्वभौमवाद में प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत अंग माना है, संविधान का आधारभूत अंग बोला गया है। अब देख लेते हैं प्रस्तावना के विषय में विचार, या इसको महत्व भी आप बोल सकते हैं, विचार या महत्व। प्रस्तावना का हमारे संविधान में महत्व क्या है, तो जब भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाता है उसमें फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का रेफरेंस तो दिया जाता है, इसके साथ प्रस्तावना का भी रेफरेंस दिया जाता है। तो इसका आप महत्व समझ सकते हैं। इसके महत्व को उजागर करने के लिए कुछ विद्वानों की विचारों को भी आप समझ सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। क्या है, कुंजी है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था गजेंद्र गणकर साहब ने कहा था। अगला है कि प्रस्तावना को संविधान की जनपत्री अर्थात कुंडली किसने कहा है, कुंडली, तो ये कहे हैं के.एम. मुंशी साहब, के.एम. मुंशी। इसके बाद प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है, आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये किसने कहा है, तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। देखिए प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा जाता है, और आप आगे पढ़िएगा मूल अधिकार में कि अनुच्छेद जो 32 है उससे भी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो जब भीमराव अम्बेडकर बोलेगा वहाँ आपको बताना है कि अनुच्छेद जो 32 है उससे संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मली पूछेगा सामान्य रूप से कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तब किसे बोलेंगे, प्रस्तावना को। एक देखिए महत्वपूर्ण विचारक है, उनके कथन को आप ध्यान रखिएगा, जिसे अर्नेस्ट बार्कर साहब हैं। अर्नेस्ट बार्कर साहब ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट क्या कहे हैं, की नोट कहे हैं, और संविधान निर्माताओं को बुद्धिजीवी कहा है उन्होंने। संविधान निर्माताओं को क्या कहा है, बुद्धिजीवी कहा है। इनकी अगर पुस्तक का याद अपन नाम करना चाहते हैं तो लिख लीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। बारे में कुछ आलोचना भी किया गया है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। एक जैसे विद्वान है, ये सब अंग्रेज हैं, लॉर्ड विस्काउंट,
दूसरा है विंस्टन चर्चिल, इनके नाम से आप परिचित होंगे, विंस्टन चर्चिल। इन्होंने प्रस्तावना को कहा कि सभा, संविधान सभा को क्या कहते हैं? हिंदुओं की सभा, हिंदुओं की सभा। और विंस्टन चर्चिल कहते हैं एक वर्ग का प्रभुत्व, एक वर्ग का प्रभुत्व है। केसी वेयर, उनका भी याद करिए, केसी वेयर ने क्या कहा है? केसी वेयर ने कहा है भारत में लोक प्रभुता एक भ्रम है, लोक प्रभुता एक भ्रम है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितने बार किया गया है? तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। जैसे आप पढ़िएगा प्रस्तावना तो वहाँ देखिएगा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो वहीं बार 2 बार यूज किया गया है। वहीं मात्र भारत शब्द का कितने बार यूज किया गया है? तो 2 बार। एक तथ्य है कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं, तो प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है, मौलिक अधिकार की तरह। तो दोस्त, ये हमारा आज का लेक्चर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको आने वाले लेक्चर में अच्छे कंटेंट के साथ लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।